हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जानदार होंगे और डेली करके अपना क्लास को कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे बहुत जानदार शानदार। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या वास्तव में जो कुछ घटनाएं होती हैं उसका वास्तविक परिकल्पना क्या होती है। और आपने बहुत सुना होगा कि जो क्या होता है, हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है या चमकदार दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है, उसके रीजन को भी हम लोग समझते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब किसी पात्र में या बाल्टी में कोई नीचे वस्तु गिर जाता है तो वह वस्तु उभरता हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसको भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए, आज का हेडिंग क्या है, द्रव में रखी वस्तु की आभासी गहराई ज्ञात करना। यानी द्रव में कोई वस्तु रख दे रहे हैं तो उसका जो आभासी गहराई क्या होगा या वास्तविक गहराई आभासी गहराई में क्या रिलेशन होता है, उसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक पात्र ले लेते हैं, एक कोई पात्र बर्तन ले रहे हैं और इस पात्र में ओ पर कोई एक वस्तु रख दिया जाता है या वो वस्तु को ऊपर से छोड़ देंगे तो वो बिंदु पर कोई एक वस्तु आ जाता है। फिर जब हम क्या करते हैं, यहाँ से बाहर से देखते हैं, तो बाहर से जब देखते हैं तो यहाँ से जो प्रकाश किरण जाएगी कहाँ तक, वस्तु पे जाएगी। तो यहाँ से वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरण यहाँ से टकराते हुए कौन सा, ओ ए जो है आपतित किरण, फिर टकराते हुए क्या हो जाएगा, ओसी अपवर्तित होकर आगे चली जाएगी। फिर एक दूसरा जो प्रकाश किरण यहाँ देख रहे हैं लंबवत, लंबवत जो है वो सीधे क्या हो जाती है, आगे चली जाती है। अब यहां से भी प्रकाश किरण आगे चली गई, यहां से भी प्रकाश किरण आगे चली गई। तो क्या वस्तु ओ का कहीं प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत हो रहा है? नहीं, आगे कहीं नहीं बनेगा। लेकिन हम देख रहे हैं जब एसी प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं और ये प्रकाश किरण देख रहे हैं तो आई बिंदु पर दोनों प्रकाश किरण कट कर रही हैं। तो वस्तु ओ का जो प्रतिबिंब है वो कहां बन जा रहा है, आई पर बन जा रहा है। कहां बन जा रहा है, आई बन जा रहा है। अब देखिए, ऊपर जो है वायु हो गया, नीचे हो गया जल। अब मान ले रहे हैं कि जल की जो सतह से जहां वस्तु है उसके बीच की दूरी क्या मान ले, एच मान ले रहे हैं। और फिर उसके बाद द्रव की सतह से जहां प्रतिबिंब बन रहा है उसके बीच की दूरी स्मॉल एच, और वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी यक्स मान ले रहे हैं। इतना समझ में आया। फिर आप लोगों ने अपवर्तन जब पढ़ा है तो अपवर्तन में स्नेल का नियम भी पढ़े होंगे। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन। पहला नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। तो देखिए, ए बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तो यहां से यहां देखिए एक प्रकाश किरण आने वाली प्रकाश किरण जा रही है, तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण आई हो जाएगा। तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना कोण परावर्तित किरण सॉरी अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना कोण अपवर्तन कोण आर है। इतना समझ में आया। और ये भी जानते हैं, अच्छा इसमें कुछ देखिए और चीजें भी है। ये जो आई कोड है इस आई कोड के बराबर हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है, कैसे कि ये देखिए यह रेखा इस रेखा के समांतर है और यहां से जो यह रेखा खींचे है यह तिरक रेखा की तरह कार्य कर रहा है। तो जो आई कोड के बराबर हो जा रहा है किस नियम से, एकांतर कोण से। किस नियम से, एकांतर कोण से। और देखिए यह भी रेखा, यह रेखा, दो रेखाएं जब एक दूसरे को कट करती है तो उनके शीर्षों पे बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ऊपर जो आर कोड है तो नीचे वाले आर कोड के बराबर हो जा रहा है। किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से। और यहाँ देखिए यह रेखा इस रेखा के समांतर है, यहाँ पूरा कोण आर है तो यह भी कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। किस नियम से, एकांतर कोण के नियम से। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ दो माध्यम, पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम जल, और जो अपवर्तनांक है वो क्या है, एन है। क्या है, एन है। तो आप लोगों ने स्नेल का नियम पढ़ा है। स्नेल का नियम क्या होता है, एन इजकल टू साइन आई बटे साइन आर। यानी पहले माध्यम और दूसरा माध्यम दिया हो तो एन इजकल टू क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर हो जाता है। अब यहाँ देखिए प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है, इसलिए यहाँ पर पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1/में एन इजकल टू साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। उल्टा घटना है तो यहाँ क्या हो जाएगा,
और यहाँ देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है, दूसरा माध्यम का, तो 1 में n इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब क्या करिए, इसका गुणा इधर करा दीजिए, इसका गुणा इधर करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, n साइन आई बराबर साइन आर, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। अब देखिए इस चित्र में हम देख रहे हैं कि जो ए बिंदु और बी बिंदु बहुत पास में दिखाई दे रहे हैं, यानी जैसे हम देखेंगे जब ऊपर से, तो लंबवत जो प्रकाश किरण जाएगी, यहाँ से देखने वाली प्रकाश किरण बहुत समीप में होंगे। तो यहाँ देखिए चूंकि जो पी बिंदु ए बिंदु बहुत समीप है, तो ये दोनों जब समीप है तो इनके बीच के जो वनिक कोण है वो भी बहुत छोटे होंगे, यानी जो आई कोण होगा वह भी बहुत छोटा होगा और आर कोण भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। जब ये बहुत छोटा होगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो साइन आई का वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, लगभग टेन आई के बराबर हो जाएगा। यानी साइन आई का जो मान होगा लगभग किसके बराबर, टेन आई के बराबर। और जो साइन आर का मान होगा, साइन आर का मान होगा वो भी लगभग किसके बराबर हो जाएगा, टेन आर के बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, चित्र की सहायता से साइन आई और साइन आई के जगह टेन आर का मान ज्ञात करेंगे, सॉरी टेन आई और टेन आर का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए टेन आई बराबर क्या हो जाएगा, पहले टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ आई के ठीक सामने वाला भुजालंब त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ओ वाले त्रिभुज में आई बन रहा है, आई के ठीक सामने वाला भुजा लंब, और आधार यहां से यहां तक, तो क्या हो जाएगा, लंब ए बी हो जाएगा, आधार ओ बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपान में ओ बी हो जाएगा। फिर इसी प्रकार टेन आर का मान ज्ञात करेंगे, तो टेन आर बराबर क्या हो जाएगा, लंब, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी आई वाला लेंगे, तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी, आधार क्या हो जाएगा, बी आई हो जाएगा, तो लंब बटे आधार ही होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी अपान में क्या हो जाएगा, बी आई हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, टेन आई और टेन आर का मान उठाकर रख देंगे। पहले यहाँ देखिए साइन आई के जगह हम क्या रखेंगे, टेन आई रखेंगे, और साइन आर के जगह टेन आर रखेंगे, तो रख दीजिए। तो यन टेन आई बराबर टेन आर हो जाएगा। अब टेन आई का मान क्या है, टेन आई का मान है ए बी अपान में ओ बी इजकल टू टेन आर का मान ए बी अपान में बी आई है। अब देखिए ए बी से कैंसिल, ओ बी को पक्षांतर कर देंगे, तो यन इजकल टू क्या हो जाएगा, ओ बी अपान में बी आई। अब ओ बी की जो लंबाई है, ओ बी की लंबाई वो h है, और बी आई की लंबाई स्मॉल h, यानी यन बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एच अपान में स्मॉल एच। कैपिटल एच क्या है, वास्तविक गहराई है, और स्मॉल एच क्या है, आभासी गहराई है। वास्तविक गहराई है और स्मॉल एच क्या है, आभासी गहराई, आभासी गहराई। इतना समझ में आया। अब देखिए क्या यहाँ पर कैपिटल एच स्मॉल एच के बराबर दिख रहा है, नहीं, यानी हमको इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जब जल के अंदर कोई वस्तु गिरा हुआ दिखाई देगा तो हमेशा कहाँ दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है। और यही क्या होता है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बीच में संबंध। यानी क्या होगा, जब जल का अपवर्तनांक दिया गया हो और वास्तविक गहराई दिया हो, तो आभासी गहराई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यहां से मान रखकर हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जल के कितने ऊपर उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो देखिए पूरा टोटल ऊंचाई h है और प्रतिबिंब स्मॉल h, यानी इसके बीच की दूरी पूछेगा, तो क्या हो जाएगा, हम ये लिख सकते हैं कि ओ आई बराबर, क्या लिख सकते हैं, ओ आई बराबर बी ओ माइनस बी आई लिख सकते हैं। अब देखिए ओ आई के बीच की दूरी स्मॉल एच, और इसके बीच की दूरी क्या है, बीओ के बीच की कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच।
अब यहां से देखिए, अगर हमको कैपिटल एच का मान ज्ञात करना होगा, कैपिटल एच का मान ज्ञात करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, स्मॉल एच का मान उठाकर रख दीजिए। तो यहां से क्या करिएगा, स्मॉल एच बराबर ये लिख सकते हैं कैपिटल एच अपान में एन। अब यही मान उठाकर यहां रख दीजिए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एच माइनस कैपिटल एच अपान में एन हो जाएगा। और एक्स बराबर दोनों में से देखिए कुछ कॉमन है, एच, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन अपान में एन। यानी वास्तविक गहराई और अपवर्तनांक दिया हो तो उसके बीच कितना दूर पर प्रतिबिंब बनेगा, तो यहां से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इतना समझ में आया? अब इस पर एक सवाल हल करते हैं। देखिए बच्चों, किस प्रकार सवाल पूछेगा, जैसे कर दिया जाए कि जल किस, यानी एक 10 मीटर की ऊंचाई, सॉरी 20 मीटर की ऊंचाई पर कोई एक 20 मीटर की गहराई पर एक वस्तु रखा गया है, और जो जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष दिया गया 1.50 है, तो बताइए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी जल के सतह से कितनी दूरी पर बनेगा, और प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी भी बताइए। तो इसमें देखिए कैपिटल एच, यानी जो वास्तविक गहराई है कैपिटल एच का वैल्यू 20 सेमी दे दिया गया, और जो जल का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कितना है, 1.50 है। और क्या पूछ रहा है, स्मॉल एच के वैल्यू और एक्स का मान। तो भैया आप लोगों को रिलेशन बताएं, क्या होता है, एन जो होता है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल एच अपान में स्मॉल एच। तो स्मॉल एच बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एच अपान में एन हो जाएगा, और कैपिटल एच का मान कितना दिया है, 20, और एन का वैल्यू कितना दिया है, 1.50 या 1.5। अब क्या करिए, 10 से गुणा कर दीजिए, 10 से भाग, तो क्या हो जाएगा, 200/15 हो जाएगा, 200/15 काट लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कैसे कटेगा, 5 से, तो क्या हो जाएगा, 5×15, 5 चौके 20, यानी 40/3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 26 13 39, 39 दशमलव कितना आएगा, 3 करके आएगा। यानी जो इसका गहराई होगा जहां पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी स्मॉल एच का मान वो कितनी सेमी पर बनेगा, 13.33 सेमी की दूरी पर बनेगा। अगर पूछ दिया जाए कि जल की सतह से, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ये लिख सकते हैं कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच लिख सकते हैं, और कैपिटल एच का मान कितना है, 20 सेमी है, और 20.0 लिख दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा, स्मॉल एच का मान कितना आ गया, 13.33। अब देखिए यहाँ क्या, एक जीरो और बढ़ा लीजिए, 10 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 7, यहाँ कितना 9, 9 में से 3 गया 6, और दशमलव फिर क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, 9, 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, फिर 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, एक में से गया कटम बिटम। यानी इसका जो होगा, जल की सतह से कितनी गहराई पर प्रतिबिंब बनेगा, 6.67 सेमी की गहराई पर, सॉरी ऊंचाई पर प्रतिबिंब बनेगा। जल से कितना ऊपर बनेगा प्रतिबिंब, 6.67 सेमी की दूरी पर। फिर अगले टॉपिक को देखिएगा, तो हम लोग समझेंगे कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो इससे पहले आपने ये समझा था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह क्या करता है, अपने अभिलंब से दूर हटने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ भी देखिए सेम इस यही टॉपिक है, लेकिन थोड़ा इसे और एडवांस पढ़ेंगे, समझेंगे। तो देखिए ऊपर वाला माध्यम कौन सा हम ले रहे हैं, सघन माध्यम, नीचे कौन सा माध्यम ले रहे हैं, विरल माध्यम। तो यहाँ से जब प्रकाश किरण प्रवेश करेगी, जब सघन माध्यम से प्रकाश किरण प्रवेश करेगी, तो अपने विलंब से दूर हटने का प्रयास करेगी। तो यहाँ दो माध्यम हो गया। और अब देखिए जब हम क्या कर रहे हैं ना, आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे, तो आपतन कोण का जब हम मान बढ़ाएंगे, तो क्या अपवर्तन कोण के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अपवर्तन कोण बढ़ेगा या घटेगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए जब आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं, तो यहाँ जो अपवर्तन कोण होगा वो भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी अगर हम इसको बढ़ाएंगे इधर से और प्रकाश किरण ले जाएंगे, तो यहाँ से जो अपवर्तन कोण होगा वो भी बढ़ेगा। लेकिन एक स्थिति ये भी आएगा कि जब आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, तो अपवर्तन कोण का मान यहाँ क्या हो जाएगा, आर के वैल्यू 90 अंश हो जाएगा। आपतन कोण के मान बढ़ाइए, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए,
तो इस स्थिति में जो आपतन कोण का मान आई होगा वो क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा, जिसे हम क्या करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। इतना समझ में आया? यानी जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब से दूर हटती है, लेकिन जब आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाए तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। लेकिन एक विशेष स्थिति में जब अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, समकोण हो जाए, तो आपतन कोण के मान को हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। और क्रांतिक कोण को किससे प्रेजेंट करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए स्नेल का नियम क्या होता है, एन इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर होता है, साइन आर, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखिए आई के वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1n2 इक्वल टू साइन सी, और आर के वैल्यू क्या हो जाएगा 90 अंश, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 90 अंश, क्या हो जाएगा साइन 90 अंश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया है, हमको बताना क्या है, वायु दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2n1, यानी क्या हो जाएगा n लिख दीजिए, यानी क्या हो जाएगा वायु के सापेक्ष जो माध्यम होगा उसका अपवर्तनांक इक्वल टू साइन सी अपान में साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 1 में साइन सी हो जाएगा, 1 n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 में साइन सी हो जाएगा। ये क्या होता है, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच में क्या रिलेशन होता है, जब यहाँ 90 अंश हो जाता है तब। अब आगे समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, जब आपतन कोण के मान को और बढ़ा दे तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, जब क्या करें, जब हम क्या करें अपवर्तन कोण का मान और बढ़ा रहे हैं तो 90 अंश से जब अधिक बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है नहीं, तो जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक बढ़ा देंगे तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक ही माध्यम में हो जाएंगे, यानी उस स्थिति में जो प्रकाश की किरण है वो क्या करेगी, सघन माध्यम के पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में अधिकांश प्रकाश की किरण चली जाती है, अधिकांश प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, चली जाती है। जब अधिकांश प्रकाश की किरण चली जाएंगी तो कुछ प्रकाश किरण आएंगी, तो यह जो घटना हो जाएगा क्या कहलाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश ही नहीं करेगी, प्रवेश ही नहीं करेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार जो हीरा आपको दिखाई देता है चमकता हुआ, उसमें क्या करती है, प्रकाश किरण बाहर से तो अंदर प्रवेश कर जाती है, लेकिन प्रवेश करने के पश्चात अधिकांश पृष्ठ होने की वजह से, या कई पृष्ठ होते हैं तो पृष्ठों से जब ये प्रकाश किरण टकराती हैं तो उसी में ही क्या हो जाती है, रह जाती हैं, और कम प्रकाश किरण बाहर निकल पाती हैं, जिसके कारण हमको क्या, हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कोई परख नली के बीच में दरार आ जाती है, जब दरार आ जाती है तो वो भी बीच में चमकता हुआ प्रतीत होता है, तो उसके बीच में ही प्रकाश किरण प्रवेश करती है और अधिकांश प्रकाश किरण उसी के बीच में निहित हो जाती है, और जिसको हमको क्या दिखाई देता है, चमकता हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार कांच अगर बीच से टूट जाता है तब भी उसमें देखेंगे थोड़ा बहुत क्या दिखाई देता है, चमकता हुआ प्रतीत देता है। क्यों, वो भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी पृष्ठों के बीच में परावर्तन होता है, जिसके कारण हमको क्या दिखाई देता है, परावर्तित होता हुआ दिखाई देता है और चमकता हुआ प्रतीत दिखाई देता है। और इस एक और एग्जांपल इसमें ले ले, विद्युत बल्ब में भी जो तंतु देखे हुए होंगे, तो जब प्रकाश उसमें प्रवेश, जब इलेक्ट्रिक का प्रवाह करते हैं तो प्रकाश उसमें क्या होता है, उत्सर्जित होता है, तो वो भी क्या होता है, अधिकांश प्रकाश उसमें निहित हो जाता है उसके दीवालों के द्वारा, जिसके कारण वो भी क्या हो जाता है, हमको चमकता हुआ प्रतीत दिखाई देता है। तो इसी के कारण जो ये पूरी घटनाएं होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को कैसा लगा क्लास जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।